नमस्कार साथियों। जैसा कि हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं, वृद्धि और विकास का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो आज वृद्धि और विकास से रिलेटेड वीडियो नंबर 2 हम अपलोड कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि एक बालक के विकास की जो भी अवस्थाएं हमारी होती हैं, एक बच्चे के विकास की जो 3 अवस्थाएं हम देखते हैं, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, जो कि विद्यालय स्तर के लिए ज़रूरी हैं। उन अवस्थाओं में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और किस अवस्था में बालक में आने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, क्योंकि हर बार जब भी आप पेपर देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जब आप देते हैं, चाहे DSSB है, चाहे CTET का एग्ज़ाम हो, चाहे HTET का एग्ज़ाम हो, सभी टाइप के जो भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, उन एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर अवस्था से संबंधित विशेषताओं का वर्णन जरूर पूछा जाता है। और इससे आने वाले क्वेश्चंस की जो नंबरिंग होती है वो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और वो विशेषताएं अगर आपको अच्छे से पहले से ही दिमाग में हैं तो आपके वो 2 से 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, विकास की किन अवस्थाओं के बारे में हमने बात करनी है। विकास की जो अवस्थाओं की बात करें तो कुल 3 ही अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो अवस्था रहेगी वो रहेगी शिशु अवस्था। उसके बाद जो दूसरी अवस्था रहेगी वो रहेगी बाल्यावस्था, और तीसरी जो अवस्था रहेगी वो रहेगी किशोर अवस्था। अगर हम बात करें कि शिशु अवस्था का समय, तो शिशु अवस्था का जो सही समय है वो माना जाता है जन्म से 5 वर्ष। उसके बाद बाल्यावस्था की बात करें तो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। और अगर किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था का सही समय 12 से 19 वर्ष तक माना जाता है। इसी बीच 12 से 13 वर्ष की अवस्था को हम वयसंधि भी बोलते हैं, लेकिन हम वयसंधि अवस्था को किशोर अवस्था का पूर्व भाग मानकर किशोर अवस्था के अंतर्गत ही उसको पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक शिशु की। शिशु जो जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही वो प्रारंभ में उस बालक को अपने सभी काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ विकास की अवस्थाओं की। तो विकास की अवस्थाएं हमारे पास 3 हो गई हैं, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। और इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, शैशव अवस्था के बारे में, इन्फेंट के बारे में। तो शिशु अवस्था के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इन 2 से 3 नंबर को पक्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शिशु अवस्था की सबसे पहले एज पूछी जाती है, तो जन्म से लेकर कितना आंसर होगा आपका, 5 वर्ष हो जाएगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, एक शिशु अपने सभी कामों के लिए अपने माता पिता, अपने भाई बहन या किसी अन्य बड़े व्यक्ति पर आश्रित रहता है, तो इस कारण से इसे हम बोलते हैं प्राश्रित। प्राश्रितता की अवस्था सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक बालक अपने काम के लिए पराश्रित है, दूसरों पर आश्रित है, तो इसकी अवस्था यहाँ पर काउंट हो जाएगी। उसके बाद जो एक छोटा बच्चा होता है वह बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी सीखता है, तो इसके कारण से आप इसी अवस्था को बोलेंगे सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर वह शिशु सीखता है। उसके बाद तीसरी जो चीज होती है, जो भी बच्चा होता है उस बच्चे की जो अवस्था है शिशु अवस्था, और शिशु अवस्था में उस बालक को जो भी जीवन जीना है वह जीवन, उसके लिए भावी जीवन जो तैयार करना है वो जीवन तैयार करने की अवस्था जन्म से 5 वर्ष की है। तो इसके कारण से इसको हम जो है ये नाम भी देंगे कि भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाएगा, मतलब आगे आने वाले जीवन का जो बेस है, वो बेस जो बनाती है, वो बेस बनाने का काम करेगा शिशु अवस्था का समय। उसके बाद तीसरी जो चीज हम मान के चले, अगर
हम जेबी वॉटसन की एक कथन को, एक स्टेटमेंट को लेकर चलें, वो स्टेटमेंट क्या होती है कि जो आप मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। अर्थात बनना जो है उसने, वो जीवन में, वो बाल्यावस्था में या शिशु अवस्था में ही बन चुका है, क्योंकि उसकी एक जो भावी जीवन की लाइन तैयार होनी है, वो लाइन पहले से ही तैयार हो गई है। तो इसके कारण से इसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण काल मानेंगे, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, क्योंकि यहीं पर उसका सही शारीरिक, मानसिक जो भी विकास की अवस्थाएं हैं, वो सभी विकास की अवस्थाएं उसके यहाँ पर स्टार्ट हो जाती। उसके बाद अगर आप देखें, जन्म के समय एक शिशु का जो लंबाई और भार होता है वो बहुत कम होता है। लंबाई जो होती है वो सामान्यतः 18 से 21 इंच के बीच में होती है, और भार जो होता है वो 3 से 3.5 किलोग्राम तक होता है। लेकिन जैसे वो 5 वर्ष की अवस्था लेता है, तो उसका जो आकार और आकृति है वो पूरे जीवन की अपेक्षा उन पहले 5 वर्षों में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ता है। तो सबसे तेज शारीरिक विकास हुआ है यहाँ पे। तो इसके कारण से हम यहाँ पर जो देंगे वो एक नाम देंगे, शारीरिक विकास की तीव्रता, शारीरिक विकास की तीव्रता का काल। तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है फिजिकल डेवलपमेंट की, वो भी ज्यादा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिए, एक छोटे बच्चे के पास संवेग नहीं होते, जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता, सिर्फ उसे एक अनुभव होता है, वो पीड़ा होती है। लेकिन धीरे धीरे उसमें 3 वर्ष की आयु, 3 माह की आयु तक 2 से 3 संवेग जागृत हो जाते हैं, और 5 वर्ष की आयु तक उसमें अधिकांश संवेगों का जो जन्म हो चुका होता है और वो धीरे धीरे विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम कहें तो समुचित संवेग, संवेगात्मक विकास, समुचित संवेगात्मक विकास का काल, इसको आप कह सकते हैं। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर आप छोटी छोटी एक्टिविटीज देखते हैं बच्चे की, एक 2 साल के बच्चे की अगर बात देखें, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो अगर हमने एक छोटे बच्चे को डांट दिया तो उसी समय वो हमारे से गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद, कुछ इन अ मीन टाइम, वो छोटे समय में ही वो हमारे से खुश भी हो जाता है। तो इस समय पर उसके संवेग क्या होते हैं, स्थिर संवेग नहीं होते, उसके संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षणिक संवेग होते हैं, मतलब पार्शियल होते हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। तो क्षणिक संवेगों का काल भी यहाँ पर कहा जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, तो वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होगा, इस अवस्था के बालक में नकल करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम शैशव अवस्था का लास्ट जो पॉइंट जरूर जो हमने फिक्स करके दिमाग में रखना है वो है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो इस अवस्था को भी हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि शिशु अवस्था में जो महत्वपूर्ण गुण हैं या महत्वपूर्ण विशेषताएं, वो विशेषताएं क्या होंगी, अपने हर एक काम के लिए एक शिशु पर आश्रित होता है, दूसरों पर आश्रित है। इसके अलावा सीखने के लिए एक आदर्श काल से गुजर रहा होता है, भावी जीवन के लिए तैयार हो रहा होता है, और जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उसके बाद शैशव अवस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, समुचित संवेगात्मक विकास होता है, लेकिन संवेगों का जो समय होता है वह थोड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पर जो बालक होता है वह अनुकरण द्वारा तीव्र गति से सीखता है। अब हम आते हैं दूसरी अवस्था पर। दूसरी अवस्था हमारे पास क्या है, दूसरी अवस्था है हमारे पास बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के लिए हम अपने दिमाग में पहले से ही सेट कर लेते हैं कि हम इस अवस्था में हमारे जो बालक होते हैं, यहाँ पर आपके पास जो बच्चे आएंगे वो ज्यादातर आपके पास इसी लेवल पर होंगे। अगर आप सीटेट फर्स्ट
पेपर का फाइट कर रहे हैं, तो आपके पास आने वाले जो क्वेश्चन है वो 5 से 12 वर्ष के बालकों से संबंधित ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कुछ एक एग्जाम ऐसे भी रहे जब 5 से 14 वर्ष के बीच के बालकों के लिए क्वेश्चन आ गए, तो उस चीज को आपने दिमाग में रखना कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था, अगर इन दोनों को आपने महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ा तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल्यकाल की। बाल्यकाल के लिए जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि बाल्यकाल का समय क्या होता है। तो बाल्यकाल का जो समय रहेगा वो रहेगा 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। कुछ बुक्स में से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक का समय भी बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो पहले जब मैंने शिशु अवस्था की बात कराई तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि यहाँ पर बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने एक चीज जो आपको ऐड करवानी है वो एक चीज पक्की कर लें कि शिशु अवस्था जो है वो खिलौनों से संबंधित है। टॉयज, एज ऑफ टॉयज, खिलौनों की आयु। लेकिन अगर आप बाल्यावस्था की बात करोगे तो बाल्यावस्था का संबंध खेल से है। खेल में और खिलौने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, दिमाग में रखेंगे कि खेल की अवस्था जो होगी बाल्यावस्था और खिलौनों की अवस्था जो होगी वो शैशव अवस्था होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बाल्यकाल की। बाल्यकाल का जो समय रहेगा वो 5 से 12 वर्ष रहेगा और इस अवस्था की सबसे पहली विशेषता जो है वो रहेगी खेल। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे खेल की आयु, खेल का काल, खेल की अवस्था, एज ऑफ प्ले, ये चीज दिमाग में फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर कई बार बच्चा ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा होगा और उसके अंदर जो है मैच्योरिटी जो होती है वो मिथ्या परिपक्वता दिखाता है। तो ऐसे में वो अपने आप को परिपक्व मानता है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, मिथ्या परिपक्वता होती है। तो मिथ्या परिपक्वता का काल, यहाँ पर वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं है लेकिन फिर भी वो खुद को मैच्योर दिखाने की कोशिश करता है, तो इसको आप बोलेंगे मिथ्या परिपक्वता का काल। जब कभी भी आप बाल्यकाल की बात करेंगे तो प्रत्येक दृष्टि से बाल्यकाल बालक के विकास में अनोखी जो है आयाम जोड़ता है। तो इसके कारण से इसको आप बोलेंगे मानव का अनोखा काल। मानव का अनोखा काल रहेगा बाल्यावस्था। इसके बाद जब आप बाल्यावस्था की बात करते हैं तो इस एज में हम मित्र बनाना शुरू करते हैं, बहुत सारे मित्र बनाते हैं। और मित्र जब बनेंगे तो उसको आप कह सकते हो दल निर्माण या कह सकते हो समूह निर्माण, दल निर्माण या समूह निर्माण की अवस्था। मैंने आपको ये नहीं कहा कि यहाँ पर आप पक्के मित्र बनाते हैं या आपकी जो मित्रता होती है वो गहन होती है। मैंने आपको सिर्फ एक चीज बोली है कि यहाँ पर आप अधिक से अधिक मित्र बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर दल बन जाते हैं। तो दल निर्माण की अवस्था यहाँ होती है। इसके बाद यहाँ पर एक बालक कंक्रीट वस्तुओं से सीखना शुरू कर देता है, मतलब मूर्त वस्तुओं से। तो मूर्त चिंतन का काल, पहले अनुकरण से सीख रहा था, पहले जब शिशु अवस्था में था तो अनुकरण से सीख रहा था, लेकिन अब वही बालक मूर्त वस्तुओं से सीखने की कोशिश करता है। जो चीजें उसके सामने रखी हुई हैं उन सामने रखी हुई चीजों का उसके पास सही रूप से वर्णन होता है। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो स्टेप आएगा वो स्टेप आएगा समाजीकरण का, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। इस पॉइंट को आप क्लियर करेंगे, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, कि वह वो कार्य भी करता है जो उसके माता पिता मना करते हैं, उन कार्यों को भी करने का प्रयास करता है जो उसके माता पिता मना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समाजीकरण में उलझा हुआ होता है। कुछ चीजें वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है समाज से और कुछ चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद यहाँ पर बालक नई नई चीजें सीखता है, तो नए कौशलों के विकास का काल, नए कौशलों के विकास का काल, नए कौशल के विकास का काल।
मतलब यहाँ पर बालक ने बहुत सारी नई चीजें सीखनी हो सकता है किसी भी प्रकार की वोकैब सीख रहा है, किसी प्रकार की लेखन प्रक्रिया सीख रहा है, किसी प्रकार से मैथमेटिक्स को सीखने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे के सारे कौशल हैं और इन कौशलों में गामक क्रियाएं भी आ जाएंगी, संज्ञानात्मक क्रियाएं भी आएंगी, संवेगात्मक क्रियाएं भी आएंगी, अभिनय भी आ जाएगा, खेल भी आ जाएगा। वो सारी चीजें वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीखने का प्रयास करता है। इसके बाद यहाँ पर उस बालक के अंदर विचार निर्माण शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज को हम वह विचारों को क्रिया से जोड़ता है, तो ऐसे में हम उसको बोलेंगे वैचारिक क्रिया अवस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था उसको कहा जाएगा। तो ये रहेंगे आपके बाल्यकाल से संबंधित। तो बाल्यकाल पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। बाल्यकाल के लिए जो एज रहेगी वो रहेगी 5 वर्ष से 12 वर्ष। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि इस समय बालक खेलों से सीखने की कोशिश करता है, खेल में ज्यादा लगा रहता है। तो खेल की आयु, अपने आप को अपनी एज से ज्यादा मैच्योर दिखाने की कोशिश करता है, तो मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाएगा। सभी प्रकार के विकास समुचित होते हैं, तो इसे अनोखा काल भी कहते हैं। इस समय सबसे ज्यादा समूह में रहना पसंद करता है बालक, बहुत सारे मित्र बनाता है, तो इसे समूह की आयु भी कहा जाएगा। मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। ध्यान रखेंगे जेन प्याजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो काल दिया है वो दिया है 2 वर्ष से 7 वर्ष। इस चीज को फिर से दिमाग में आप बिठा लीजिए कि जब हम बात करते हैं कि जो जीन प्याजे की थ्योरी है, तो जीन प्याजे ने वस्तुओं से जुड़ने की जो अवस्था बताई है वो 2 अलग अलग तरीके से बताई है। पहली अवस्था वो बता रहा है पूर्व संक्रियात्मक 2 वर्ष से 7 वर्ष, और मूर्त वस्तुओं से जुड़ने का जो काल है वो 7 से 12 वर्ष है। और इस अवस्था को अगर आप देखेंगे तो बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष है। तो ये उसके अंदर ही आने वाली एक अवस्था है। जो तीसरी स्टेज जीन प्याजे बताते हैं अपनी, वो तीसरी स्टेज जो होती है वो बाल्यकाल में होती है। उसके बाद प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की, समाज से कुछ चीजें एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है और कुछ चीजों को वो छोड़ भी देता है। तो उसके बाद नए कौशल, सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई जितने भी प्रकार की स्किल्स हैं उन स्किल्स को सीखने की कोशिश करेगा बालक बाल्यावस्था में। उसके बाद लास्ट जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है वो है वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया एक बालक के विचार और उसकी क्रियाओं का संबंध, वह अपने जो विचार है उनको क्रियाओं के द्वारा संपादित करने की कोशिश करता है। तो ये अवस्था रहेगी हमारी बाल्यावस्था। और अब जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सीटेट, एस्टेट, डीएसएसबी या कोई भी पूरे के पूरे भारत में जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो वय संधि और किशोर अवस्था से होते हैं। तो अब बात करते हैं किशोर अवस्था की। अब सबसे पहले हमारे को पता होनी चाहिए किशोर अवस्था है क्या, किशोर अवस्था का समय क्या होता है। तो किशोर अवस्था का जो समय होता है वो सही रूप से जो होता है वो 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक होता है। हालांकि बहुत सारे जो राइटर हैं वो 12 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक भी किशोर अवस्था को बताते हैं। तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि 12 से 13 वर्ष की आयु को आप वय संधि अवस्था भी बोलते हैं। अब जबकि आप किशोर अवस्था की बात कर रहे हो तो किशोर अवस्था में सबसे पहला पॉइंट जो हम करते हैं, यहाँ पर एक बालक सामाजिक रूप से परिपक्व होता है, तो इसको कहेंगे सामाजिक परिपक्वता का काल। पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसके पॉइंट्स ज्यादा हैं। सामाजिक परिपक्वता का काल, सबसे पहली चीज कि यहाँ पर बालक सामाजिक रूप से लोगों में बैठना उठना शुरू करता है और उनकी गतिविधियों को समझने का प्रयास करता है, इनफ मैच्योर होने की कोशिश करता है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर बालक में एक जो गुण सबसे ज्यादा विकसित होता है वो होता है देशभक्ति और वीरता। तो देशभक्ति और वीरता की अवस्था, यहाँ पर बालक डेयरिंग भी हो जाता है और सबसे ज्यादा जो चीज आती है वो आती है देशभक्ति। उसके बाद अब तक हमने देखा कि यहाँ पर मूर्त वस्तुओं से सीख रहा था बालक, बाल्यावस्था में मूर्त वस्तुओं से सीख रहा था। अब सीखने की जो बारी आ गई है वो आ गई अमूर्त। तो यहाँ पर जो चिंतन करेगा बालक वो करेगा अमूर्त चिंतन।
तो ये अवस्था जो रहेगी अमूर्त चिंतन की अवस्था रहने वाली है। ध्यान रखेंगे, अमूर्त चिंतन में बालक के सामने कोई भी मॉडल या चित्र नहीं होता, वह अपनी कल्पना शक्ति से ही कार्य करने का प्रयास करता है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ पे किया था बाल्यावस्था में कि दल बनाने की अवस्था, दल निर्माण की अवस्था है। अब क्वेश्चन जो बन के आता है वो आता है दल भक्ति की अवस्था। इसका एक छोटा सबसे बढ़िया एग्जांपल दे देता हूँ कि जब हम लोग 9वीं 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में हम लोग जब पढ़ते थे तो पूरी क्लास में से एक बच्चे ने गलती की या पूरे ग्रुप में से एक बच्चे ने गलती की और उस ग्रुप में 5 से 6 कैंडिडेट हैं, सभी 5 से 6 कैंडिडेट सजा लेने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन अपने दल के साथ में उन्होंने कभी भी गद्दारी नहीं की। तो उस चीज को आप दिमाग में रखेंगे कि ये जो अवस्था है वो क्या कहलाएगी, दल की भक्ति करना, मतलब उनके प्रति वफादार रहने का कार्य। उसके बाद ये जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी प्रकार से, क्योंकि शारीरिक परिवर्तनों की अवस्था है। शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन ऐसे आते हैं जो हार्मोनल चेंज है, उसके कारण से बच्चा दिमागी रूप से भी अपसेट रहता है और इसी के साथ साथ वह अपने संवेगों को व्यक्त भी नहीं कर पाता और संवेगों के साथ में रह भी नहीं पाता, तो फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाता है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। कुछ राइटर्स इसको क्या मानते हैं फिर, अटपटी उलझन की अवस्था, अटपटी उलझन की अवस्था। इस चीज को भी आप मानेंगे कि ये अवस्था जो रहेगी वो उलझन की है। यहाँ पर कभी हाँ कभी ना वाली बात होती है, जो मैंने अभी ऊपर वाला बताया कि हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के चेंजेज आने के कारण से वह बच्चा हर समय क्या रहता है, उलझन में लगा रहता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार की समस्याएं उसको फेस करनी पड़ती हैं, तो समस्याओं का काल भी बोला जाएगा, या कह सकते हो कि एज ऑफ ट्रबल्स, समस्याओं का काल भी बोला जाएगा। अब समस्याओं का काल, फिजिकल चेंजेस हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है, मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर उसने काम करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति होती है वो स्थिति नए पंख लगाने का काम करती है, तो उसको स्वर्ण काल कह सकते हो, या कह सकते हो जीवन की वसंत ऋतु, गोल्डन एज भी बोला जाता है कि ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, जीवन की बसंत ऋतु भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर बच्चे में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। उसके बाद यहाँ पर हम इसी में एक्स्ट्रा जो चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि यहाँ 13 से 19, तो इस चीज को आप क्या नाम देंगे, टीन एज भी कहेंगे। टीन एज क्यों कहा जाएगा, क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, तो टीन जिन वर्ड के लास्ट में आ रहा है, जिन काउंटिंग के लास्ट में टीन आ रहा है, वही एज जो मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, किशोर अवस्था की मानी जाती है। अब यहाँ पर बालक को समाज मान्यता देने लगता है कि वो किसी भी रूप से स्वीकार किया जाता है, तो सामाजिक स्वीकृति का काल भी किसे कहा जाएगा, सामाजिक स्वीकृति का काल भी माना जाता है किशोर अवस्था को, क्योंकि किशोर अवस्था के समय पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को उनके नाम से और उनकी पहचान से ही जाना जाता है। अब इतना नहीं है, इतने के अलावा भी एक्स्ट्रा भी बहुत सारे हैं, तो हम पहले एक बार इन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं, सेकेंड टाइम आप दोबारा से फिर से इतने ही जो है विशेषताएं और भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले सामाजिक रूप से परिपक्वता का काल है, देशभक्ति और वीरता की अवस्था है, अमूर्त चिंतन, दल भक्ति, जीवन का कठिन काल, उलझन की अवस्था, समस्याओं का काल, स्वर्ण काल, बसंत काल, टीन एज और सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, अब यहाँ पर अब आएंगे अलग, अब आगे और बढ़ें तो किशोर अवस्था को अगर हम देखें तो किशोर अवस्था बहुत महत्वपूर्ण काल है, और इस महत्वपूर्ण काल में अब नया जो चेंज आया वो नया चेंज क्या आ जाएगा, अब नया चेंज ये आ जाएगा कि यहाँ पर मित्रता होगी, वे व्यक्तिगत होगी, व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता। यहाँ पर जो होंगे वो मित्र,
बहुत घनिष्ठ हो जाएंगे। अब जो पक्के मित्र का निर्माण होगा, जो बाल्यावस्था में था नंबर ज्यादा थे, क्वांटिटी ज्यादा थी, लेकिन अब क्वालिटी ज्यादा होगी। अब जो होंगे वो पक्के मित्र होंगे। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दबाव रहते हैं, तो प्रबल दबाव रहेंगे, या कह सकते हो अलग अलग प्रकार का तनाव रहेगा। प्रबल दबाव या तनाव का काल। किशोर अवस्था में बहुत सारे प्रेशर होते हैं, सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, इसके अलावा आपको अपनी करियर के संबंधित प्रेशर होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल सभी तरीके के दबाव होते हैं। यहाँ पर जो संवेग होते हैं वो संवेग विपरीत होते हैं। तो संवेगों की दृष्टि से कठिन काल, यहाँ पर आपके संवेग जो होते हैं वो पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में नहीं होते। उसके बाद यहाँ पर बालक को चाहिए कि कोई मेरा जो है सम्मान ना छीने, मुझे भी स्वीकृति मिले। तो ऐसे में बालक जो चाहते हैं वो चाहते हैं आत्मसम्मान। तो आत्मसम्मान या कह सकते हो आत्मस्वीकृति, आत्मसम्मान या आत्मस्वीकृति की अवस्था। एक किशोर ये जरूर चाहता है कि उसके आत्मसम्मान मिले और उसकी आत्मस्वीकृति हो। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बालक चिंतन करेगा, और वो चिंतन जो होता है वो किस प्रकार का होगा, तार्किक। तो तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, इस एक क्वेश्चन, इस एक जो वीडियो को अगर आपने पूरा ध्यान से देखा तो यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का बेनिफिट जरूर होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा डेप्थ में जाके देखें। अगर कोई चीज़ में डाउट आता है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसका समाधान आपका किया जाएगा। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो चीज़ आती है यहाँ पर संघर्ष व तूफान का काल। संघर्ष व तूफान का काल, क्योंकि यहाँ पर एक छात्र अलग अलग तरीकों की समस्याओं से जूझ रहा होता है, तो इसके कारण से उसका जो ये अवस्था है वो संघर्ष व तूफान का काल भी कहलाता है। यहाँ पर एक बालक में बहुत सारे गुण आते हैं और शारीरिक रूप से वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। तो इसके कारण से कई राइटर्स इसको एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। एज ऑफ ब्यूटी कहा जाएगा किशोर अवस्था को। दोबारा से दिमाग में रखेंगे कि एज ऑफ ब्यूटी जो कहा जाता है वो किशोर अवस्था को कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये अवस्था होती है संक्रमण का काल। संक्रमण का काल, संक्रमण की अवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक बहुत जल्दी किसी भी आदत को कैच करने की कोशिश कर लेता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो विशेष बात एक और जो चीज़ है, यहाँ पर बालक गलत आदतों को जल्दी सीखने के प्रयास कर लेता है। तो एक बार फिर से हम दोबारा से देख लेते हैं कि किशोर अवस्था की जो आयु है वो 13 से 19 वर्ष है। यहाँ पर व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता होती है, प्रबल दबाव और तनाव का काल होता है। संवेगों की दृष्टि से हम लोग जो कठिन काल से गुजर रहे होते हैं। हम लोग आत्मसम्मान या आत्म स्वीकृति चाहते हैं कि लोग हमारे को वैल्यू दे। तार्किक चिंतन हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। संघर्ष और तूफान, अलग अलग चीज़ों का जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है, इसके कारण से संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा है। और इस अवस्था को सही रूप से डिफाइन करने का काम जो किया है वो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल। दिमाग में फिर से रखेंगे, स्टैनले हॉल का सीधा संबंध जो रहेगा वो किशोर अवस्था की जो विशेषताएं हैं उनसे रहेगा। उसके बाद एज ऑफ ब्यूटी और संक्रमण का काल भी कहा जाता है किशोर अवस्था को। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा एक बालक का शारीरिक विकास। किस किस तरीके से बालक में शारीरिक रूप से परिवर्तन आते हैं, शारीरिक आधार पर कितने प्रकार के बालक होते हैं। 3 प्रकार के बालक जो सामान्यतः शारीरिक आधार पर बांटे जाते हैं। मेरोडिथ ने 3 प्रकार का वर्गीकरण किया है कि पहले एंडोमॉर्फिक होते हैं, एक्टोमॉर्फिक होते हैं, मेसोमॉर्फिक होते हैं। वो सब किस किस तरीके से हड्डियों, दांतों, रंग, आकार, आकृति आदि में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस के लिए आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और
उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें कराई जा रही हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके जो समस्या होगी उसका समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।